Hello everyone, welcome to the Lakshmikanta competitive classes. I hope you all are doing well and enjoying the video lectures on our channel as we are studying current affairs daily. So just to revise what we have done, here is an Insights Daily Current Affairs Weekly Quiz Analysis. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 के वीकली करंट अफेयर्स स्टडी करेंगे थ्रू MCQs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स कनाल एंड मरला यूज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया डिनोट। तो कनाल एंड मरला हमें पता है लैंड मेजरमेंट यूनिट्स हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो टर्म्स हैं ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स थे लैंड मेजरमेंट के, और इसके अलावा स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फुट और गज भी यूज करते हैं लैंड मेजरमेंट के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशंस इन इंडिया कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो FCRA पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, यू कैन वॉच द वीडियो इन द प्लेलिस्ट ऑफ माई चैनल। तो हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी NGO या एसोसिएशन को फॉरेन फंड्स एज अ डोनेशन अगर रिसीव करने हैं तो पहले FCRA रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। और NGOs और एसोसिएशन फॉरेन से अगर डोनेशन रिसीव करते हैं तो वो उसको अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही फंड यूज हो सकता है, चाहे सोशल वेलफेयर करना हो या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस और कल्चरल वेलफेयर हो सकता है सोसाइटी में, या इकोनॉमिक वेलफेयर, मीन्स कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए ही यूज हो सकता है। सो दिस ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज FCRA registered associations can receive funds for social, educational, religious, cultural and economic welfare projects. Okay, fine. So next question है consider the following statements regarding quantum supremacy. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है। फर्स्ट आई विल रीड द स्टेटमेंट। When quantum computers are being able to solve a problem that a classical computer can't, it is said to have achieved quantum supremacy. And second है, it also denotes domination of countries who have successfully developed quantum computers. तो सबसे पहले अब देखते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है। ये जो फ्रेज है क्वांटम सुप्रीमेसी, इट वाज कॉइन्ड इन 2012 बाय जॉन प्रेस्किल। सबसे पहले जॉन प्रेस्किल ने 2012 में इस टर्म को कॉइन किया था। एंड क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी प्रॉब्लम को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, और इतने कम टाइम में हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, मीन्स नॉर्मल जो कंप्यूटर्स हैं अभी तक, वो अभी उतनी स्पीड एक्वायर नहीं कर सकते, एंड दे कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स that a quantum computer can do. So we can say quantum supremacy एक ऐसा पॉइंट को डिस्क्राइब करती है जहाँ पे quantum computers can do things but classical computers या normal computers cannot. और गूगल ने 2019 में ये अनाउंस किया था कि उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है इन कंप्यूटिंग थ्रू साइकामोर। उन्होंने जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया था पहला गूगल ने, उसका नाम है साइकामोर। एंड ये जो क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर है, ये इसमें एक ऐसा प्रोसेसर डेवलप किया गया है जो कैलकुलेशंस को, या जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हैं जिनको नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर 10,000 ईयर्स लेता है सॉल्व करने में, उसको ये क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 200 सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है। Now consider the following statements. First है when quantum computers are being able to solve a problem that a classical computer can't, it is said to have achieved quantum supremacy. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब अगर कोई कंप्यूटर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एबल है जो क्लासिकल कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता है, तो इट इज सेड टू हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी, मीन्स उसने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। And second statement is
It also denotes domination of countries who have successfully developed quantum computers. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ये ऐसा कुछ डिनोट नहीं करता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज बॉर्डर इंडियन ओशन। 4 कंट्रीज हमें दी हुई हैं, चारों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो पहले मैप देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो फर्स्ट जो कंट्री हमें ऑप्शंस में दी हुई है वो है ज़ैम्बिया। ज़ैम्बिया की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, ये ज़ैम्बिया है। तो ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, इंडियन ओशन के साथ ही बॉर्डर शेयर नहीं करती। इंडियन ओशन यहाँ पे है। ठीक है, एंड सेकंड कंट्री है सोमालिया। सोमालिया देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सोमालिया ही जो कंट्री है, तो इसमें सोमालिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन केनिया है, केनिया की लोकेशन इधर है, ये भी इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और सोमालिया भी। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है इथियोपिया। इथियोपिया की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो इथियोपिया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। सो 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दैट इज सोमालिया एंड केनिया। ये दोनों कंट्रीज इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। फाइन। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि ये जो आपको यहाँ पे इंडियन ओशन के साथ ही 4 कंट्रीज दिखाई दे रही है मैप में, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी, और इधर है एक एरिट्रिया कंट्री है, एक इथियोपिया, सोमालिया और केनिया। इन चारों की जो शेप है कलेक्टिवली वो कैसी है, हॉर्न जैसी शेप है इस रीजन की। ठीक है, सींग होते हैं ना जैसे हिप्पोपोटामस का, तो उसके जैसी शेप है इसकी, हॉर्न जैसी। एंड कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड है इस रीजन में, 4, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और केनिया। तो इस रीजन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बिकॉज इसकी शेप हॉर्न लाइक है। न्यूज में काफी रहती है ये जगह, काफी डिस्प्यूटेड रीजन है ये अफ्रीका का, बिकॉज ऑफ डैम। तो अफ्रीका में हमें पता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, दैट इज नाइल रिवर, और ये यहाँ मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है, यहाँ डेल्टा बनाती है। तो इस रिवर की जो एक ट्राइब्यूटरी है ब्लू नाइल, उस पे इथियोपिया ने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज ग्रैंड रेनेसा डैम। तो इस डैम की वजह से यहाँ पे काफी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है रिवर वाटर शेयरिंग के लिए। और इस टॉपिक पे भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, यू कैन वॉच द वीडियो फॉर मोर डिटेल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस DSIS इन इंडिया। इनमें से कौन सी इंडिया की डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंसेस हैं। सो रिसेंटली जो IRDAI या इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट रिलीज की थी, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस जो है ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस हैं। 2020 में भी यही 3 इंश्योरेंस थे जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट है, एंड इस साल भी। सो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। फाइन। जैसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं जिसकी लिस्ट RBI रिलीज करता है, जिसमें SBI, ICICI और HDFC हैं, ऐसे ही डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होती हैं। ये भी टू बिग टू फेल होती हैं, बिकॉज अगर ये कोलैप्स कर जाती हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी बैडली अफेक्ट होती है। फाइन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बट बिफोर इट आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द मिलान एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट है और मल्टीलेटरल है, मीन्स 2 से ज्यादा देशों के बीच में ये प्रैक्टिस की जाती है एंड इंडिया भी इसके लिए तैयार हो रहा है, जो कि अभी फरवरी 2022 में इसको शेड्यूल किया गया है प्रैक्टिस के लिए। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड 40+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी एंड नेक्स्ट मंथ से इंडियन ओशन में वो एंटर करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज। ये बाइलेटरल एक्सरसाइज के रूप में शुरू हुई थी। सबसे पहले इंडिया और यूएस के बीच में होती थी, 1992 में स्टार्ट हुई थी एंड बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान के ऐड हो जाने से ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बन गई। एंड इस मालाबार एक्सरसाइज के अब तक 25 एडिशंस हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ इंडिया बाइलेटरली मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी करता है, ताकि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की अगर बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम इमर्ज हो रहा है फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन रिसेंट ईयर्स। एंड नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, ये अपने आप को क्या पोजीशन करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट हब। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक्स मिलान इज एन एनुअल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडिया वेयर ऑल द BIMSTEC कंट्रीज पार्टिसिपेट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज हर बार इसको इंडिया होस्ट नहीं करता है एंड एनुअल भी नहीं है, ये बाई एनुअल नेवल एक्सरसाइज है, नॉट एनुअल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है मालाबार विच बिगैन एज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान became multilateral with the addition of Australia and US। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है बाइलेटरल जरूर ये बिगैन हुई थी लेकिन इंडिया और US के बीच में, नॉट जापान। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है एंड बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान के ऐड होने से ये मल्टीलेटरल बन गई थी। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया एक्सचेंज मैरीटाइम इंफॉर्मेशन बाइलेटरली with friendly foreign countries to create maritime domain awareness in the Indian Ocean region and the Indian Navy Information Center for Indian Ocean region serves as an important hub for it। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अभी मैंने बताया कि इंडिया मैरीटाइम इंफॉर्मेशन बाइलेटरली एक्सचेंज करता है, जिन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं उन्हीं के साथ ही बाइलेटरली अपनी मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है इंडिया और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्रिएट करता है। एंड ये जो इंडियन ओशन रीजन है और इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हब्स हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये लास्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी 2 फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामियान, जो जिसको कि न्यूज में देखा जाता है समटाइम, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। अब मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे हमें पता है हिंदू कुछ माउंटेन्स हैं एंड हिंदू कुछ माउंटेन्स में ही कुछ हायर माउंटेन लैंड्स हैं, हायर माउंटेन रीजन है जिनको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। वहाँ पे एक बामियान वैली है। ये जो बामियान वैली है ये रिवर बामियान के अलोंग है एंड पुराने टाइम में जो सिल्क रूट था जिससे एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था, मर्चेंट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेड करने के लिए जाते थे, उसके पैसेज के बीच में आता था बामियान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग स्पीशीज में बी इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन साइकिल होती है
उसमें इनमें से कौन कौन सी लिविंग स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट कंसीडर दिस इंफॉर्मेशन। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट्स नाइट्रेट्स को लेके एंड फिर उनको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, एंड उसके बाद यही अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और इस प्रोटीन के साथ और भी अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिलके सब्सिक्वेंटली उनको फिर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड फिर जब एनिमल्स और प्लांट्स की डेड हो जाते हैं ये, तो जो अदर बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के जो वेरियस कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में, एंड इस बार एक डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स को इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। तो इस बार एलिमेंटल नाइट्रोजन फॉर्म होती है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन साइकिल होती है एटमॉस्फेयर में, इसमें नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन पास होती है एटमॉस्फेयर में से और फिर वापस सॉइल और वाटर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड जब ये मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है लिविंग बीइंग्स में, तो फिर उसके बाद ये सिंपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से लिविंग स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मड क्रैब रियोवायरस MCRV also known as sleeping disease is responsible for the mass mortality of wild crabs। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी आंध्र प्रदेश में तो बहुत सारे क्रैब्स की कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारे क्रैब्स की मोर्टेलिटी हुई है, मास मोर्टेलिटी। तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक न्यू वायरस की खोज हुई है, दैट इज मड क्रैब रियोवायरस, जिसको स्लीपिंग डिसीज भी कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है क्रैब फैटनिंग एंड क्रैब पॉलीकल्चर आर द मेथड्स ऑफ क्रैब कल्टीवेशन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्रैब कल्टीवेशन के दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, एक क्रैब फैटनिंग एंड दूसरा क्रैब पॉलीकल्चर। थर्ड स्टेटमेंट है अंडर क्रैब पॉलीकल्चर श्रिम्प एंड वाइल्ड क्रैब्स आर कल्चर्ड इन द सेम पॉन्ड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्रैब पॉलीकल्चर में श्रिम्प हो या वाइल्ड क्रैब हो, दोनों को सेम पॉन्ड में कल्चर किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट RBI अप्रूव्ड फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। तो हाल ही में RBI ने जो कम लेन देन वाली डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उनको ऑफलाइन मोड में कराने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। बिफोर कंसिडरिंग दिस आई वुड लाइक टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रेमवर्क। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में जो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए RBI ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स होंगी, कम लेन देन वाली जो पेमेंट्स होंगी उनको ऑफलाइन मोड में कराने के लिए ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मीन्स की पेमेंट्स जो होंगी वो डिजिटल होंगी, लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। एंड इस फ्रेमवर्क में जो डिजिटल पेमेंट्स होंगी वो या तो कार्ड के थ्रू होंगी या वॉलेट्स के थ्रू या मोबाइल डिवाइसेस से। एंड ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे इनमें इंटरनेट कनेक्शन तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन एक AFA एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होगा, जिससे जो कि SMS अलर्ट के थ्रू आएगा। सो सिंपली इस तरह से डिजिटल पेमेंट्स हो जाएंगी रूरल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया है। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी गई है वो 200 रुपीज से लेके 2000 के बीच में रखी गई है। मीन्स 200 से लेके 2000 तक की पेमेंट डिजिटल मोड में विदाउट इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। फाइन। नाउ कंसीडर द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पेमेंट्स कैन बी कैरिड आउट फेस टू फेस यूजिंग कार्ड्स, वॉलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइसेस को यूज करके फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी में पेमेंट्स होंगी। एंड द अपर लिमिट ऑफ फॉर इंडिविजुअल ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन इज 200। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज अपर लिमिट 200 नहीं 2000 है एंड जो लोअर लिमिट है वो 200 है। ठीक है। नेक्स्ट है सच ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड 2-factor ऑथेंटिकेशन। ये भी रॉन्ग है बिकॉज ऐसी ट्रांजैक्शन में एक एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, 2 नहीं। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इंडिया करंटली हैज बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इन विच कंट्री, विद विच कंट्री। तो इंडिया के पास अभी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान एंड सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो आइलैंड्स हमें दिए हुए हैं ताकेशिमा आइलैंड, कुरिल आइलैंड और सेनकाकू आइलैंड, इनको साउथ से नॉर्थ की तरफ हमें अरेंज करके दिखना है। तो लुक एट द मैप। फर्स्ट तो साउथ में हमारा ये सेनकाकू आइलैंड आता है, फिर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ जापान सी में ताकेशिमा आइलैंड है एंड इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पे क्या है हमारा कुरिल आइलैंड। तो इनका जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ वो है सेनकाकू आइलैंड, ताकेशिमा आइलैंड एंड कुरिल आइलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बोनाइजेशन। तो फर्स्ट कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन। कार्बोनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वेजिटेबल मैटर से, उसमें फॉसिल फ्यूल्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स कार्बोनाइजेशन से। एंड ये जो टर्म कार्बोनाइजेशन है ये कोक प्रोड्यूस करने के लिए जब कोल की पायरोलिसिस होती है उसके लिए भी अप्लाई की जाती है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है चारकोल मेकिंग प्रोसेस में भी। ठीक है। और जो कार्बोनाइजेशन के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाई कंटेंट इस गैस का प्रोड्यूस होता है जो कि एक पॉइजनस गैस है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है कि इट इन्वॉल्व पायरोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू प्रोड्यूस कोक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पायरोलिसिस में जब कोक प्रोड्यूस करने के लिए पायरोलिसिस होती है कार्बोनाइजेशन से ऑर्गेनिक कार्बन की, तो ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है वुड डज नॉट अंडरगो कार्बोनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वुड भी जब डिके हो जाती है तो उनकी कार्बोनाइजेशन होती है। थर्ड स्टेटमेंट है अ मेजर एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल कार्बोनाइजेशन दैट नो कार्बोनाइजेशन एमिशंस आर इन्वॉल्व। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये प्रोड्यूस होती है कार्बोनाइजेशन के दौरान। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड एंड थर्ड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 2021 इंडिया होस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स। 2021 ईयर में इंडिया ने कौन कौन से फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट किया था? तो इसमें फर्स्ट वाले दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक तो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था जिसको इंडिया ने होस्ट किया था और दूसरा सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान के लिए जो किया गया था, वहां पे भी इंडिया ने होस्ट किया था। लेकिन थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग है बिकॉज क्वाड लीडर की जो समिट हुई थी ये यूएस में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में, तो इसको यूएस ने होस्ट किया था। ठीक है। तो 2021 में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था, थर्ड एडिशन हुआ था ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का, जिसको हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने होस्ट किया था और अदर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स इंक्लूडेड थे। एंड इसके एक महीने बाद ही
सेंट्रल एशिया डायलॉग के बाद एक अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पे फोकस एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इंडिया के अजीत डोभाल उन्होंने होस्ट किया था। और क्वाड लीडर जो समिट थी वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी यूएस में, तो इसको यूएसए ने होस्ट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज ट्रेड कम्स फ्रॉम कजाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इंडिया का जो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड होता है वो काफी स्मॉल है, कम ही ट्रेड होता है इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ, सिर्फ $2 बिलियन से भी कम का होता है ये, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो कजाकिस्तान के ऑयल एक्सपोर्ट से होता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चाबहार कनेक्ट्स इंडिया टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज बाय रोड एंड रेल थ्रू ईरान। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज चाबहार एक ऐसा रूट है जो इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है, रोड और रेल दोनों के थ्रू, एंड ईरान से होते हुए ये रूट जाता है। ठीक है, नाउ कंसीडर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द घड़ियाल्स आर फाउंड इन नॉर्थ इंडियन रिवर्स ऑफ गंगा, यमुना, चंबल एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि घड़ियाल जो है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स हैं गंगा, यमुना, चंबल और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे काफी सारे क्रोकोडाइल्स हमें मिलते हैं। एंड इंडिया में घड़ियाल्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। एंड अभी रिसेंटली ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पंजाब में है, यहाँ पे घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो देखिए, घड़ियाल जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। पंजाब की जो रिवर्स हैं यहाँ पे, तो ये हाफ अ सेंचुरी अगो एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंड अभी सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन इनका किया गया है पंजाब की रिवर्स में। एंड ये ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में किया गया है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। एंड नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो कि गंगा, यमुना, चंबल एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इज रिलीज बाय। तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एंड इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो एनवायरमेंटल रिस्क हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को अभी भी थ्रेटन कर रहे हैं। टॉप 5 रिस्क इसमें एक तो एक्सट्रीम वेदर है, दूसरा क्लाइमेट एक्शन फेलियर्स है, एनवायरमेंटल ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेजेस होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ये सब टॉप 5 रिस्क हैं जो कि एनवायरमेंट के होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ते हैं। एंड इम्पैक्ट के टर्म्स में सबसे ज्यादा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, वो है इसमें टॉप पे जो लिस्ट में जो टॉप पे है वो है इन्फेक्शियस डिसीजेस। जैसे अभी कोविड-19 भी प्रिवेलेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होती हैं ये सबसे ज्यादा डेंजर होती हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड जो है वो होगा क्लाइमेट एक्शन फेलियर। क्लाइमेट के जो फेलियर्स हो जाते हैं उसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है इस लिस्ट में। एंड इसको कौन रिलीज करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो 2021 में हुई थी, WEF, दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can be the reasons for greater biological productivity at the tropics as compared to temperate region? देखो, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, यहाँ पे सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होती है, सन की रेज सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स पे पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हायर होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन्स। ठीक है, एंड यही इनडायरेक्टली ग्रेटर डाइवर्सिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा होती है। एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में जो एनवायरनमेंट्स होते हैं
वो रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होते हैं, मोर प्रेडिक्टेबल होते हैं, एंड सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन एंड दीज लेड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीशीज में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरा एक कारण ये भी है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जो रीजन्स हैं ये अनडिस्टर्ब रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे सफिशिएंट टाइम था स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए एंड अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, नाउ कंसिडर द स्टेटमेंट लेस एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशन एट ट्रॉपिक्स एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे सीजनल वेरिएशन लेस होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। हायर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है यहाँ पे ट्रॉपिक्स में, एंड ये भी ट्रू है। एंड थर्ड है ट्रॉपिक्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिक्स जो है अनडिस्टर्ब रहे हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जिस वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हायर है, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज क्या होते हैं? जो ट्रीज के रूट्स होते हैं उनको वीव करके ये ब्रिजेस तैयार किए जाते हैं, एंड इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है रूट ब्रिजेस इन इंडिया आर लोकेटेड एट मोलिनोंग इन मेघालय। तो मेघालय में ही ये लोकेटेड है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है सच ब्रिजेस हैव बीन डेवलप्ड बाय खासी विलेजर्स बाय वीविंग द रूट्स ऑफ फिकस ट्री। तो खासी विलेजर्स इनको बनाते हैं, वीव करते हैं, जो कि फिकस ट्री होती है उनके रूट से ये ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है अग्नि P इज अ कैनिस्टर्ड मिसाइल दैट हैज अ रेंज ऑफ अप टू 2000 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अग्नि P जो है एक कैनिस्टर्ड मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, और ये एक न्यू जनरेशन मिसाइल है, एडवांस्ड वेरिएंट है ये अग्नि क्लास का, जो अग्नि क्लास है मिसाइल्स की, with improved parameters including maneuvering and accuracy। और कैनिस्टराइजेशन जो होती है मिसाइल्स की, उससे क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल वो रिड्यूस हो जाता है, कम टाइम लगता है मिसाइल लॉन्च करने में, while improving the storage and ease of handling। और इसी के साथ स्टोरेज भी और हैंडलिंग भी इससे इजी हो जाती है कैनिस्टराइजेशन से। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स reduces the time to required to launch the missile while improving the storage and ease of handling। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट है INS विराट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज INS विराट जो है ये इंडिया की सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, बेस्ड ऑन इट्स फोर्स स्ट्रक्चर सेंटर्ड अराउंड 3 कैरियर्स। जो कंट्री का पहला फर्स्ट था वो था IAC 1 या विक्रांत इज करंटली अंडरगोइंग सी ट्रायल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द गवर्नमेंट सेट अप अ डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, it can receive funds to it from which of the following sources? So first of all we will consider the information. So बजट एलोकेशन और जो प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके गैप को कम करने के लिए डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी का जो बजट है डेट एंड प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट्स के गैप को कम करने के लिए और ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टू इनेबल क्रिटिकल डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कमीशन ने एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड रिकमेंड किया है
द मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी MFDIS, जिसको जो फंड है वो 4 सोर्सेज से मिल सकता है। फर्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ DPSE, थर्ड प्रोसीड्स फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस डिफेंस लैंड, एंड फोर्थ है proceeds of receipts from defense land. These are likely to be transferred to state governments and for public projects in the future. And यहाँ पे 3 जो ऑप्शंस हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। सेकंड है प्रोसीड्स फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस डिफेंस लैंड, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इन तीनों ही सोर्सेज से डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड जो है उसको फंड रिसीव हो सकता है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी में काम आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है ये सिंपली क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी रेलवेज हैज टू स्पेंड टू अर्न 100 रुपीज। मीन्स कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि रेलवे डिपार्टमेंट करता है 100 रुपीज अर्न करने के लिए। तो जितनी कम इन्वेस्टमेंट की जाएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो लोअर ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होगा, बेटर फाइनेंशियल हेल्थ। और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि फाइनेंसेस जो हैं इंडियन रेलवेज के ऑपरेटिंग रेशियो के, दैट इज 98.3% इन 2019 to 2020। लेकिन ये एक्चुअल ट्रू फाइनेंसेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो कि पेंशन पेमेंट्स को भी अगर अकाउंट में लिया जाए तो ये रेशियो 114.35% होगी। ठीक है। नाउ कंसिडर द स्टेटमेंट। Operating ratio is a term associated with Indian Railways and it is good if it is more than 100. So first statement तो ये wrong है। ऑपरेटिंग रेशियो जो होती है इंडियन रेलवे से एसोसिएटेड एक टर्म है, ये तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज गुड इफ इट इज मोर देन 100। तो 100 से जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, एंड अगर 100 से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा ही नहीं रेलवेज को। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडियन रेलवेज हैड ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ मोर देन 90% इन 2019 to 2020। सो यस, 90% से ज़्यादा थी 2019 और 2020 के टाइम में इंडिया की ऑपरेटिंग रेशियो। इट इज 98.3% एक्चुअली। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ARIIA 2021 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सो फर्स्ट कंसीडर द इंफॉर्मेशन। ARIIA जो है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें मेजर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनको सिस्टमेटिकली रैंक किया जाता है ऑन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज। स्टूडेंट्स और फैकल्टीज की इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिकेटर्स मानते हुए इनको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमेटिकली रैंक किया जाता है एंड एक लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है। So ARIIA evaluates institutions on parameters such as patent filing and granted, number of registered students and faculty startups, fund generation by incubated startups, specialized infrastructure created by institutions to promote innovation and entrepreneurship। कि institutions कितना अपना infrastructure specialize कर रहे हैं and innovation और entrepreneurship को promote कर रहे हैं, इन पैरामीटर्स को देखते हुए इसकी इवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है। एंड ARIIA 2021 की जो रैंकिंग है दैट हैज बीन अनाउंस्ड इन वेरियस कैटेगरीज।
बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में इसको अनाउंस किया जाता है, इसकी लिस्ट को, विच इंक्लूड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, NITs एक्सेट्रा। एंड IIT मद्रास जो है इस बार भी उसने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन पे IIT मद्रास है। एंड ये थर्ड टाइम है जब IIT मद्रास को ARIIA रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस, नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी अलग अलग कैटेगरीज में इसकी रैंकिंग की जाती है। एंड इन द ईयर 2021 द पार्टिसिपेशन वाज ऑलमोस्ट डबल्ड to 1438 institutions and quadrupled over the first edition. ठीक है? So now consider the statements. ARIIA is an initiative of the Ministry of Education. So that is absolutely true कि Ministry of Education का initiative है. Second है, it ranks majority of higher educational institutions in India on indicators related to innovation, startup and entrepreneurship development among students and faculties. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट इन द रैंकिंग। ये रॉन्ग है बिकॉज सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट नहीं करते और बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में इसकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है? सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स की वीकली क्विज का, दैट इज द टर्म ब्रूट फोर्स एक्विजिशन इज रिलेटेड टू। ये ब्रूट फोर्स एक्विजिशन क्या है? सो द ब्रूट फोर्स एक्विजिशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय थर्ड पार्टी पासकोड ब्रूट फोर्स टूल्स दैट सेंड्स अ सीरीज ऑफ पासकोड्स या पासवर्ड टू द मोबाइल डिवाइस। तो ये थर्ड पार्टी पासकोड है, मीन्स जो मोबाइल डिवाइस के पासवर्ड को सेंड करने का काम करता है। दिस टेक्निक यूजेस ट्रायल एंड एरर इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड बनाने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है, या पिन, एंड टू ऑथेंटिकेट एक्सेस टू मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस से इसका रिलेशन है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स। तो इसका काम क्या है? ऑथेंटिकेट पासवर्ड या पिन कोड सेट करना। ठीक है? सो दैट इज द फुल वीकली करंट अफेयर्स इन MCQ form. I hope the video is helpful to you. Thank you so much. Subscribe to the channel for the study of current affairs. बिकॉज लक्ष्मीकांता कॉम्पिटेटिव क्लासेस में हम डेली करंट अफेयर्स स्टडी करते हैं एंड देन वीकली क्विज होता है जिसमें रिवीजन करते हैं थ्रू द MCQs. फाइन? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. शेयर विद more and more friends. Best of luck.